की बहराइच में फिर भेड़िए का हमला। 11 साल की लड़की पर किया हमला। अस्पताल में भर्ती की गई पीड़ित लड़की। महसी इलाके में भेड़िए ने किया ये हमला और छठे भेड़िए की तलाश अभी भी जारी। तो देखिए एक बार फिर से भेड़िए ने हमला किया है और यह बताया जा रहा है कि 11 साल की एक लड़की पर यह हमला किया है भेड़िए। वो लड़की ने चिल्लाने लगी। जब चिल्लाने लगी तब एक जैसे वो बाहर एक ठो सो रहा था, धान फान देख रहा था। जब वो ही देख पाया है, जब कस के चिल्लाने है तब छोड़ा इन ओड़े ने। तो आप भी पीछे पीछे भागे? हाँ भाग गए। क्या जानवर कैसे पता चला कि कैसे कौन जानवर था? ये भेड़िए। कैसे पहचाना? पहचाने वो जब गले गले पकड़े, सब पूरा दांत साथ लग गया, ये सब पूरा। तो हुलिया कैसा था? क्या बड़ा था? कैसा था? बड़ा था। अच्छा। हाँ। कुत्ता उत्ता तो नहीं था? नहीं, कुत्ता नहीं। अच्छा अच्छा। तो कहाँ भागा वो फिर? वो धान के। पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े। पंकज, भले ही 5वां भेड़िया पकड़ा गया लेकिन अभी भी भेड़ियों का हमला जारी है, अभी भी ये आतंक जारी है। जी हाँ, बिल्कुल खतरा अभी टला नहीं है। 6 भेड़िए हैं आदमपुर जिसके बारे में कहा जा रहा है। 5वां भेड़िया कल सवेरे पकड़ा गया था और छठे की तलाश अभी भी जारी है। फॉरेस्ट की टीमें जो इस काम में जुटी हुई अभी भी वहाँ तैनात हैं। और देखिए जो 11 साल की बच्ची है, जो मनसी, सबसे मोस्ट इफेक्टेड एरिया यही है जहाँ लगातार टारगेट पर रहे हैं बच्चे और बुजुर्ग। और आपने देखा कि जैसे उसके घर वाले कह रहे थे कि बाहर में सो रही थी। तमाम एहतियात और सावधानियां बरते जाने के बावजूद भी गांव वालों के जो लोग हैं ना, वो बाहर में सोते हैं, उसके बाद भेड़िया आता है। हालांकि दावे के साथ कह पाना बड़ा मुश्किल है अभी भी। उनके घर वाले कह रहे हैं कि भेड़िया ही जिसका अटैक है। और छठे के लिए अभी भी टीमें जो हैं वो जुटी हुई है वहां पर उसको ट्रैक करने के लिए और पकड़ने के लिए। शुक्रिया पंकज आपका। और इस सबके बीच बहराइच में बचे हुए भेड़िए को पकड़ने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। बहराइच में भले ही 5वां भेड़िया वन विभाग के चंगुल में आ गया हो, लेकिन ग्रामीणों में अभी भी दहशत कम नहीं हुई है। इसलिए इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि बचे हुए आदमखोर भेड़ियों को भी जल्द पिंजरे में कैद किया जा सके। इसलिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। इधर वन विभाग की टीम गाँव-गाँव में घूमकर अभी भी लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है। वन विभाग की टीमें गाँव में जाकर लोगों से घरों को बंद रखने, रात में घरों के बाहर न सोने की अपील कर रही है। और अब बात अमेरिका दौरे पर दिए गए राहुल गांधी के बयान की। वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। भारत में सरकार में 90% भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं, ये कहा है राहुल गांधी ने। 70 सेक्रेटरी मिलकर देश चला रहे हैं। कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेसी में दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं। So what is the participation of lower castes, of tribals, of Dalits in, for example, the corporate world? What is the participation in the media? What is the participation in our bureaucracy? The point I made about the secretaries is that if you look at the Indian government, 70 secretaries basically determine the direction of it, right? And I made this point again and again in the election that 90% of India doesn't have representation among those people. प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने चीन पर भी बयान दिया। राहुल बोले चीन की ताकत में इजाफा हुआ है। हम जियोपॉलिटिकल बदलाव के बीच में हैं। हमें स्ट्रैटेजिक विजन की जरूरत है, ये कहा है राहुल गांधी। There's a huge increase in China's power. China is our neighbor. We have a relationship with the United States. So we are right in the middle of all this geopolitical change. And so we have to have a long-term vision, strategic vision, and it shouldn't be one tactical move after another
और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की। शिमला में आज हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। संजौली मस्जिद विवाद को लेकर प्रदर्शन। पूरे इलाके में धारा 163 लागू की गई। पूरे शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती। हिमाचल प्रदेश के शिमला के उपनगर संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू संगठनों ने आज आंदोलन करने का ऐलान किया है। विश्व हिंदू परिषद ने भी इसके समर्थन का ऐलान किया है। वहीं पुलिस ने भी हालात से निपटने की तैयारी कर ली है। पूरे इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है, जिसके तहत 5 या 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। पुलिस ने संजौली में मंगलवार शाम को बाजार में मार्च निकाला। इस दौरान स्थानीय लोगों से भी कानून व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की गई। ये आंदोलन आज सुबह करीब 11 बजे संजौली चौक से शुरू होगा। और अब बात कोलकाता में जारी डॉक्टर्स के प्रदर्शन की। कोलकाता के आरजी-कर अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स ने पूरी रात धरना दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि न्याय मिलने तक ड्यूटी पर नहीं लौटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था काम पर लौटने का आदेश। ममता सरकार का मुलाकात का न्योता भी ठुकराया। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में इंसाफ की मांग को लेकर कोलकाता में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी और हेल्थ एजुकेशन डायरेक्टर के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने सॉल्ट लेक से स्वास्थ्य भवन तक रैली निकाली। इससे पहले आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निमंत्रण को ईमेल की भाषा पर आपत्ति जताते हुए मंगलवार को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद डॉक्टरों ने काम बंद रखा है। और वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की संपत्ति के दस्तावेजों को लेकर ईडी ने खुलासा किया है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर ईडी को तलाशी के दौरान संपत्ति के तमाम दस्तावेज मिले थे, जिनसे खुलासा हुआ है कि संदीप घोष की पत्नी डॉक्टर संगीता घोष ने राज्य सरकार की इजाजत के बिना 2 अचल संपत्तियां खरीदी थी। ईडी के मुताबिक मुर्शिदाबाद में एक फ्लैट उनके नाम है। डॉक्टर संगीता घोष के नाम पर भी कोलकाता में 2 फ्लैट और एक फार्म हाउस है। संपत्तियों से संबंधित ये दस्तावेज प्रथम दृष्टया संदेह के आधार पर जब्त किए गए थे। ईडी ने यह खुलासा भी किया है कि संपत्तियां खरीदने के लिए डॉक्टर संगीता घोष सहायक प्रोफेसर के पद पर तैनात थी। और अब बात करते हैं मणिपुर के हालात की। मणिपुर के इम्फाल में छात्रों ने किया प्रदर्शन। राज्य सरकार ने आज और कल बंद किए गए स्कूल कॉलेज। मणिपुर में 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है। सरकार अलर्ट पर, हालात पर रखी जा रही है नजर। सीआरपीएफ के 2000 और जवानों की होगी तैनाती। मणिपुर में फिर से हिंसा बढ़ गई है और राज्य के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। हिंसा के बीच राज्य सरकार ने आज और कल स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया है। साथ ही घाटी में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। मणिपुर के हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। केंद्र ने सीआरपीएफ के 2000 और जवानों को मणिपुर भेजा है। बताया जाता है कि मणिपुर में फैली ताजा हिंसा के बाद सीआरपीएफ की 2 नई बटालियन को तैनात करने का निर्देश दिया गया है। अब तक राज्य में हिंसा के दौरान 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इधर मणिपुर में विरोध प्रदर्शन जारी है। राजधानी इम्फाल में देर रात पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत भी हुई है। तस्वीरें मणिपुर की राजधानी इम्फाल की हैं, जहां देर रात प्रदर्शनकारियों ने आईएमए मार्केट में आगजनी की। हंगामे के बीच प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी हमले की कोशिश की। छात्रों ने राजधानी में उग्र आंदोलन किया। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन में हजारों की संख्या में छात्र और महिलाएं शामिल थी। सुरक्षा बलों ने इन्हें कांग्रेस भवन के पास रोक दिया, जिसके बाद छात्र उग्र हो गए। ये झड़प उस समय हुई जब छात्र डीजीपी और राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार को हटाने की मांग को लेकर इम्फाल में राजभवन की ओर मार्च करने निकले थे। और अब बात बिहार के गया की। बिहार के गया में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई है। इंजन से सटे कोच की खिड़की का कांच टूटा है। गया में बंधुआ टनकुप्पा स्टेशन के बीच की घटना है। ट्रेन के ट्रायल के दौरान शरारती तत्वों ने किया पथराव। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हरी झंडी दिखाई जानी है। ये वंदे भारत ट्रेन टाटा नगर जमशेदपुर से पटना के लिए चलने वाली है। बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश के मैहर में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
मेर जिले के मोहरबाग गांव में दो पक्षों में जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई। दोनों गुटों में झगड़ा इतना बड़ा कि एक दूसरे को गोबर के ढेर में गाड़ने की कोशिश होने लगी। बताया जा रहा है कि विवाद बालू गिराने को लेकर हुआ था, जिसके बाद मारपीट हुई। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों से केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेके मारपीट हुई है, तो उसमें बजरी डाल रहे थे। बजरी पे फिर लड़ाई झगड़ा होने पे वहीं उठा पटक हुई है। वहीं गोबर वोबर भी था और दोनों पक्षों में अपराध पंजीबद्ध है। इधर बिहार के कटिहार में एक व्यक्ति की मौत के बाद 3 लोगों को ग्रामीणों ने बंधक बनाकर पीटा। इन्हें छुड़ाने आई पुलिस टीम पर भी हमला किया गया। तस्वीरें कटिहार में हुए पुलिस टीम पर हमले की हैं। बताया जा रहा है कि मुसहरी टोला के झाड़ फूक करने वाले 3 लोगों के इलाज के दौरान एक ग्रामीण की मौत के बाद गांव वाले गुस्सा हो गए। इसके कारण ग्रामीणों ने 3 झाड़ फूक करने वालों को बंधक बना लिया था। इन्हीं बंधकों को छुड़ाने आई पुलिस टीम पर हमला किया गया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। कटिहार से अपर पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में भारी पुलिस बल को घटनास्थल के लिए भेजा गया। फिलहाल हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। और अब बात यूपी के कुशीनगर की करेंगे। कुशीनगर में डांसर युवतियों को अगवा करने के आरोपी बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। कान पकड़कर माफी मांगते इन दोनों इनामी बदमाशों निसार अंसारी और आदित्य साहनी को कुशीनगर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर 2 डांसर युवतियों के अपहरण बदसलूकी का आरोप है। पुलिस के मुताबिक इन पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। इनके पास से 12 बोर का एक अवैध रिपीटर सहित यूएस और इंडिया मेड कई असले बरामद किए हैं। लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, जिसमें कि पुलिस एनकाउंटर में 2 बदमाश निसार अंसारी और आदित्य साहनी को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इनके 6 साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब बात करते हैं जयपुर की। तेज बारिश से जयपुर एयरपोर्ट पर भर गया पानी। जल जमाव के चलते यात्री हुए परेशान। पंप के जरिए निकाला गया पानी। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं, जहां अचानक मौसम में हुए बदलाव के बाद हुई भारी बारिश से कई इलाकों में जल जमाव देखा गया। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक शहर में करीब 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शहर में करीब 1 घंटे हुई तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश से एयरपोर्ट के पोर्च में पानी भर गया, जिससे एयरपोर्ट प्रशासन ने पंप के जरिए बारिश के पानी को निकाला। पोर्च में जल भराव होने से यात्रियों को काफी देर तक परेशानी का सामना करना पड़ा। अजमेर में लगातार बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शहर में पिछले 1 हफ्ते से जमकर बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अजमेर में सड़क पर 2 से 2.5 फीट पानी भरने की वजह से हालात खराब नजर आए। स्कूल के सामने पानी भरने की वजह से बच्चे और अभिभावक परेशान नजर आए। हालात खराब होने के चलते सिविल डिफेंस की टीम को तैनात करना पड़ा। वहीं कई इलाकों में घरों में पानी भर जाने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। घर, रसोई का सामान, बर्तन सब पानी में डूबा दिखा, जिससे लोगों को खाना बनाने में परेशानी हो रही है। लोगों का घरों में रहना और निकलना दोनों ही दुश्वार हो रहा है। लोग पंप और बाल्टियों से अपने घरों से पानी निकालते दिख रहे हैं। और अब बात मध्य प्रदेश की। एमपी के जबलपुर में लगातार बारिश की वजह से हालात खराब हैं। भारी बारिश के बाद बरगी बांध के 11 गेट खोल दिए गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। मंडला, डिंडोरी जिलों में हो रही बारिश के चलते बरगी बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश की वजह से बरगी बांध का जलस्तर अपनी अधिकतम जल भराव से ज्यादा हो गया, जिसके बाद हालात से निपटने के लिए बरगी बांध के 11 गेटों को करीब 1.5 मीटर खोल दिया गया। बांध के गेट खोलने की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ जाएगा। नर्मदा तटों पर प्रशासन ने अलर्ट किया है और लोगों को घाटों से दूर रहने की अपील की गई है। और इधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। दुर्ग जिले में हो रही लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। शिवनाथ नदी से सटे कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसके चलते कई लोग पानी में फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने देर रात 2 जगहों से बाढ़ में फंसे 40 से 50 लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ने से महमरा एनीकेट पर आवाजाही रोक दी गई है और एनीकेट के 8 गेट खोल दिए गए हैं।
प्रशासन ने नदी तट के गांव में ग्रामीणों को अलर्ट किया है। लोगों को नदी किनारे नहीं जाने और मवेशियों को बांधकर रखने के निर्देश दिए गए हैं। आज पीएम मोदी सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 3 दिनों तक चलेगा सेमिकॉन इंडिया 2024। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत को नया केंद्र बनाने का लक्ष्य। आज से ग्रेटर नोएडा में शुरू हो रहे सेमिकॉन इंडिया 2024 का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को सेमीकंडक्टर एग्जीक्यूटिव की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़े तमाम बड़े लोग शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर से जुड़े विषयों पर बातचीत की। पीएम ने कहा कि सेमीकंडक्टर डिजिटल युग की नींव है और भविष्य में हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बैठक के बाद सभी लोगों ने पीएम मोदी के विजन की जमकर तारीफ की। और अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में आज कैबिनेट की बैठक संभव है। हरियाणा विधानसभा भंग करने का हो सकता है फैसला। सूत्रों के हवाले से खबर है, 6 महीने से नहीं हुआ हरियाणा विधानसभा का सत्र। 6 महीने में विधानसभा सत्र बुलाना है जरूरी। आखिरी बार 13 मार्च 2024 को बुलाया गया था सत्र। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आज कैबिनेट बैठक बुला सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक में विधानसभा भंग करने का फैसला लिया जा सकता है और राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश की जा सकती है। दरअसल नियम के मुताबिक पिछले सत्र के 6 महीने के अंदर ही विधानसभा का अलग सत्र बुलाना होता है। हरियाणा विधानसभा का आखिरी सत्र 13 मार्च 2024 को बुलाया गया था। चुनावी प्रक्रिया के चलते अब सत्र बुलाना संभव नहीं है। ऐसे में संवैधानिक संकट से बचने के लिए आज नायब सिंह सैनी सरकार विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकती है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन टूटने से कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि चर्चा जारी थी, हम बातचीत को तैयार थे। आम आदमी पार्टी ने एक तरफा फैसला लिया है। कांग्रेस के सूत्रों से ये जानकारी। राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाया था। आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं होते हुए भी सीट दे रहे थे। कांग्रेस सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी। हरियाणा चुनाव में अकेले लड़ने के आम आदमी पार्टी के फैसले से कांग्रेस में नाराजगी है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो कांग्रेस चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया की तबीयत बिगड़ जाने पर बातचीत रुक गई। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि पार्टी का मानना है कि आपका जनाधार नहीं होने के बाद भी राहुल गांधी बड़ा दिल दिखाते हुए आपको कुछ सीट दे रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने का एक तरफा फैसला ले लिया। और इधर मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने हरियाणा चुनाव के लिए अपनी तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। हरियाणा चुनाव के लिए मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। तीसरी लिस्ट में आपने 11 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। इसी के साथ तीनों लिस्ट मिलाकर हरियाणा चुनाव के लिए आप अब तक 40 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इधर मंगलवार को ही आप में शामिल हुए भीम सिंह राठी को आपने रादौर से प्रत्याशी बनाया है। वहीं झज्जर से महेंद्र दहिया, रेवाड़ी से सतीश यादव और अटेली से अभिनेता राजकुमार राव के बहनोई सुनील राव को प्रत्याशी बनाया है। और अब बात करते हैं पश्चिमी यूपी की। पश्चिमी यूपी को अलग प्रदेश बनाने की मांग पर एक बार फिर संजीव बालियान और संगीत सोम में बयानबाजी शुरू हो गई। जो भी प्रदेश छोटे बने हैं, उत्तराखंड हमसे निकलकर बना है। आज उत्तराखंड की प्रगति देखिए, महाराष्ट्र जीडीपी में पूरे देश में नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश से आधा होने के बावजूद। युवा साथी इसके बारे में विचार करें, आगे आए युवा। छोटा प्रदेश होगा, एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करना बेहतर रहेगा, विकसित होगा और पश्चिम उत्तर प्रदेश तो हिंदुस्तान का सबसे विकसित राज्य बनेगा। धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल हम इससे सहमत नहीं है। जो इसकी बात भी करते हैं वो गलत तरीका है। वेस्ट यूपी कभी नहीं बनना चाहिए। ये मैंने पहले फिर कहा था, मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूँ। वेस्ट यूपी नहीं बनेगा, ये मिनी पाकिस्तान बनेगा। और हम इधर मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन को 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी 10 आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी हो रही है। मध्य प्रदेश में 21 में से 10 आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली हैं।
हालात ये हैं कि राज्य महिला आयोग के पास 25,000 से ज्यादा शिकायतें पेंडिंग हैं। मानवाधिकार आयोग में 21 महीने से अध्यक्ष पद खाली है। राज्य सूचना आयोग का भी यही हाल है। सूचना आयोग में 15,000 शिकायतें पेंडिंग हैं। इसे लेकर कांग्रेस जहां मोहन यादव सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जल्द खाली पड़े पदों को भर लिया जाएगा। जल्द आयोगों में अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। अब टोल प्लाजा पर रुकने से होने वाले जाम की समस्या और समय की बर्बादी खत्म हो जाएगी, ये रिपोर्ट देखिए। नए सिस्टम से अब गाड़ियों से जीपीएस के जरिए टोल वसूला जाएगा, यानी फास्टैग भी अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। नए नियम के मुताबिक अब जीपीएस और ऑनबोर्ड यूनिट ओबीयू के जरिए टोल वसूला जाएगा। ये फास्टैग और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन तकनीक के अलावा होगा। इन बदलावों से ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS OBU से लैस वाहन तय की गई दूरी के आधार पर ऑटोमेटिक टोल का भुगतान कर सकेंगे। सिस्टम को लागू करने के लिए गाड़ियों में OBUs लगाए जाएंगे। ये डिवाइस गाड़ियों की लोकेशन की जानकारी सैटेलाइट को भेजते रहेंगे। अब बात गणेश उत्सव की करते हैं। देश भर के साथ ही मुंबई में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंगलवार को कई सेलिब्रिटी लालबाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे। मुंबई में गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लालबाग के राजा के दरबार में नेता, फिल्मी सितारों और खिलाड़ियों का आना भी जारी है। मंगलवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने परिवार के साथ लालबाग के राजा के दर्शन किए। क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह भी अपनी पत्नी गीता बसरा के साथ लालबाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे। वहीं फिल्म एक्ट्रेस सनी लियोनी भी अपने पति डैनियल के साथ लालबाग के राजा के दर्शन करने पहुंची। इधर यागी तूफान के बाद चीन के कई इलाकों में हालात बेकाबू हो गए हैं। भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यागी तूफान की वजह से चीन में भारी तबाही हुई है। यागी तूफान के बाद दक्षिण चीन के गुआंशी प्रांत में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भूस्खलन की वजह से सड़कों पर मलबा आ जाने के कारण कई कस्बों का शहरों से संपर्क कट गया है। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से शहरों की सड़कों पर इतना पानी भर गया कि दुकानें डूब गई। बाढ़ की वजह से कई लोग घरों की छतों पर फंस गए हैं, जिनका रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। चीन के हेनान प्रांत में तूफान से 4 लोगों की मौत की भी खबर है। उत्तरी वियतनाम में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से जमकर तबाही हुई है। मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 87 हो गई है। वियतनाम में यागी तूफान और उसके बाद हुई भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। अब तक 85 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 65 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। यागी तूफान ने उत्तरी वियतनाम में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। इस दौरान यहाँ तेज बारिश के बाद कई इलाकों में भारी लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। बारिश के कारण हनोई नदी भी उफान पर है, जिससे राजधानी में नदी के किनारे रहने वाले लोगों को जगह खाली करने की चेतावनी जारी कर दी गई है। और कल हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे। देखते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या 2024 को नासा सबसे गर्म साल घोषित करेगा? 85% यस, 15% नो। भारत पाकिस्तान बायलैटरल क्रिकेट सीरीज खेलेंगे? 5% यस, 95% नो। मर्सिडीज भारत के ईवी बाजार में निवेश करेगी? 65% यस, 35% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. TNC apply. अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ताबड़तोड़ फायरिंग। 23 साल के युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग। प्रेसिडेंशियल डिबेट वाली जगह के पास फायरिंग।